अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रजापालना में अगर किसी वजह से दरखास्त दाखिल ना कर सके तो आवाम परेशान ना हो। तेलंगाना हुकूमत ने हर 4 महीने में एक मरतबा प्रजापालना प्रोग्राम मुनक्किद करने का किया फैसला। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला कांग्रेस पार्टी में शामिल। कहा, राहुल को पीएम बनते देखना था वाईएस राजशेखर रेड्डी का ख्वाब। इस ख्वाब के पूरा होने में मैं भी रहूंगी शामिल। आंध्र प्रदेश सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने की तेलंगाना के साबिक सीएम केसीआर से मुलाकात। बंजारा हिल्स नंदी नगर में वाक़े घर पर केटीआर ने किया उनका इस्तकबाल। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दिल्ली के दौरे में मसरूफ। एआईसीसी के पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी के इजलास में की शिरकत। मरकजी वुज़रा से भी की मुलाकात। टीएसआरटीसी मैनेजिंग डायरेक्टर की रेंटल बस ओनर्स के साथ बातचीत रही कामयाब। कहा, एक हफ्ते में रेंटल बस मालिकीन के मसाइल हल करने के लिए किया जाएगा काम। कल से कोई हड़ताल नहीं होगी। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया हल्के असेंबली कारवान का दौरा। प्रजा पालना सेंटर्स का जायजा लेते हुए दरखास्त दाखिल करने पहुंचे अवाम की रहनुमाई। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने हर 4 महीने में एक मरतबा प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक्किद करने का फैसला किया है। इससे मुतालिक बात करते हुए चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा कि हर 4 माह में एक बार देहातों और कस्बों में प्रजा पालना के खुसूसी इजलास मुनक्किद करते हुए अहल अफराद से दरखास्तें कबूल की जाएंगी। वाज़ेह हो कि 28 दिसंबर से हुकूमत प्रजा पालना के तहत महालक्ष्मी, रायतु भरोसा, गृह ज्योति, इंदिरा हाउसिंग और दस्तकारी स्कीमों के लिए दरखास्तें वसूल कर रही है और 6 जनवरी इसके लिए आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि प्रजा पालना के तहत दरखास्तों के कबूल करने के फौरी बाद डेटा एंट्री का अमल 17 तारीख तक मुकम्मल किया जाएगा। इस ज़िमन में उन्होंने ज़िला कलेक्टर्स को हिदायत दी है। शांति कुमारी ने मज़ीद कहा कि हर 4 माह में एक मरतबा प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा ताकि ऐसे अफराद जिन्होंने अब दरखास्तें दाखिल नहीं की है वो एक मरतबा फिर दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने आज कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के साबिक सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी और मौजूदा सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और एमपी राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप हासिल की। शर्मिला के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को यानी कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में मजबूती मिलेगी। शर्मिला ने कांग्रेस में शामिल होते ही अपनी पार्टी वाईएसआर तेलंगाना को भी कांग्रेस में मर्ज यानी जम करने का ऐलान कर दिया। शर्मिला ने कहा कि मेरे वालिद का ख्वाब था कि राहुल गांधी पीएम बने। मुझे खुशी है कि मैं इसके लिए काम करूंगी। शर्मिला ने मजीद कहा कि उन्हें ईसाई होने के नाते मणिपुर वायलेंस की वजह से बहुत दुख हुआ है। अगर सेकुलर पार्टी इख्तिदार में नहीं होगी तो ऐसा ही होगा। రాజశేఖర రెడ్డి గారి కళ ఏ కళ అయితే రాజశేఖర రెడ్డి గారు రాహుల్ గాంధీని ప్రధానమంత్రిని చేయాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరారో అది నెరవేర్చడానికి రాజశేఖర రెడ్డి గారి బిడ్డ మనస్ఫూర్తిగా పనిచేస్తుంది। కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ మీద నమ్మకం ఉంచి తెలంగాణలో వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ చేసిన త్యాగాన్ని గౌరవించి ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డను కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఆహ్వానించడం జరిగింది। ఆ ఆహ్వానాన్ని మేము మనస్ఫూర్తిగా స్వీకరిస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఈరోజు విలీనమవుతున్నాం। ఈరోజు నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ బాధ్యత మా మీద ఉంచినా ఆ బాధ్యతను విశ్వాసంతో సంపూర్ణంగా నెరవేర్స్తామని నాతో పాటు వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ నాయకులందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా మాటిస్తున్నాం। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आज तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए उनकी अयादत की।
विजयवाड़ा से खुसूसी तैयारी के जरिए जगन मोहन रेड्डी बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर बीआरएस कायदीन प्रशांत रेड्डी और पी राजेश्वर रेड्डी ने उनका खैर मकदम किया। जगन मोहन रेड्डी एयरपोर्ट से कार के जरिए बंजारा हिल्स के नंदी नगर में वाक़े केसीआर के मकान पहुंचे, जहां बीआरएस कारगुजार सदर के तारका रामा राव ने उनका इस्तकबाल किया। केसीआर से जगन मोहन रेड्डी ने काफ़ी देर तक बात की और साथ में लंच भी किया। वाज़ेह हो कि सर्जरी के बाद केसीआर को 8 हफ्तों तक आराम का मशवरा दिया गया है। फिलहाल वो हैदराबाद के नंदी नगर में अपने मकान में मुकीम हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज जुमेरात को दिल्ली का दौरा किया। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने एआईसीसी के दफ्तर में मुनक्किदा पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी के इजलास में शिरकत की। बाद-ए-अज़ां सीएम रेवंत रेड्डी ने शाम में यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। बाद-ए-अज़ां चीफ मिनिस्टर ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, जल शक्ति वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात की। तेलंगाना के वज़ीर आईटीओ सनत श्रीधर बाबू ने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर के दौर में हुकूमत ने अवाम की तौहीन की। आज जुमेरात को मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि अवाम गुड गवर्नेंस चाहते हैं, इसीलिए अवाम ने तब्दीली का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत के क़याम के 2 दिन के अंदर 6 में से 2 ज़मानतों पर अमल दरामद कर दिया गया। ताहम दूसरी मियाद जीतने के बावजूद 2 माह तक काबीना में तोसी ना करने पर केसीआर को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि 10 साल तक केसीआर ने लोगों की सेहत को हवा में छोड़ दिया। रियासती वज़ीर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत मुख्तलिफ तरीक़े से आगे बढ़ रही है। उन्होंने याद दिलाया कि राजीव आरोग्यश्री कवरेज को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वो ख़वातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम कर रहे हैं। अब तक 6.5 करोड़ ज़ीरो टिकट जारी किए गए हैं। श्रीधर बाबू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के ज़रिए ही आम आदमी, गरीब और तमाम मेहनत कशों को फ़ायदा पहुँचेगा। నడిపే ప్రయత్నం చేసింది కనుకనే ఈరోజు ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారానే పేదవారికి, సామాన్య ప్రజానికానికి, ఉద్యోగస్తులందరికీ మేలు జరుగుతుందని తీర్పునిచ్చిండ్రు. ఆ తీర్పును గౌరవిస్తూ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన 48 గంటల్లోనే మేం ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాల్లో ఈరోజు 6 గ్యారెంటీలలో ప్రధానంగా ఉన్న అంశాలని ప్రజల ముందట పెట్టాం, అమలు పరుస్తా ఉన్నాం. ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తా ఉన్నారు. 2 ప్రధానమైన గ్యారెంటీలో ప్రధానమైన అంశాలు, ఒకటి రాష్ట్ర ప్రజలు, ప్రత్యేకంగా మా రాష్ట్ర మహిళా సోదరిమణులు, మా అక్కలు, చెల్లెలు అందరూ కూడా ఇచ్చిన గ్యారెంటీలో మహిళలకు సంబంధించి ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 6.5 కోట్ల జీరో టికెట్స్ ని ఈ రాష్ట్ర మహిళా సోదరిమణులకు ఇవ్వటం జరిగింది. అంటే ఒక మహిళా సోదరిమణి వారి అవసరాల దృష్ట్యా 10 సంవత్సరాల నుంచి ప్రజా ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వైఖరి పట్ల ఏ విధంగా ప్రజా ఆరోగ్యం, పేద ప్రజలకు సంబంధించిన అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని 10 లక్షల రూపాయల వరకు రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ లిమిట్స్ను పెంచడం, ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచడం జరగటం, ఇది ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. వారి టీఆర్ఎస్ నాయకుల వైఖరి చూస్తూ ఉంటే మాకు అందరికీ కూడా వారిపైన జాలేస్తోంది, సిగ్గు అనిపిస్తూ ఉంది. ఈరోజు టీఆర్ఎస్ నాయకుల వ్యవహారం ఏ విధంగా ఉందంటే 10 సంవత్సరాలు కాదు, ఈరోజు అధికారం వారి సొంతంగా ఇంకెవరు ఈ రాష్ట్రాన్ని పాలించొద్దు అని నియంతృత్వ ధోరణి ఈనాటి వరకు కూడా ఓడిపోయినా వారి వ్యవహార ధోరణిలో ఏ మాత్రం మార్పు రాలేదని స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది. टीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार ने कहा है कि किराए पर हासिल किए जाने वाले प्राइवेट बस मालिकान के साथ बातचीत कामयाब रही। उन्होंने आज जुमेरात को बस भवन में किराए के बस मालिकान के साथ मीटिंग के बाद तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि आरटीसी रेंटल बस मालिकीन के साथ मीटिंग में कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। कुछ मसाइल हमारी तवज्जो में लाए गए। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो 1 हफ्ते में रेंटल बस मालिकीन के मसाइल हल करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मसाइल के हल के लिए
कमेटी बनाई जाएगी। वीसी सज्जनार ने वाज़ेह किया कि कल से कोई हड़ताल नहीं होगी और किराए की बस मामूल के मुताबिक चलेंगी। टीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि संक्रांति के लिए मुफ्त बस सर्विस होगी और संक्रांति के लिए खुसूसी बसें भी चलाई जाएंगी। कबल रेंटल बस मालिकीन एसोसिएशन के कायदीन ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से भी मुलाकात की थी। मसाइल के हल के लिए एक दरखास्त वजीर को सौंपी गई। మన ప్రైవేట్ బస్ ఓనర్స్ తోని మీటింగ్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ అసోసియేషన్ మెంబర్స్ కూడా రావడం జరిగింది. వాళ్ళు ఈ మహాలక్ష్మి స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ అయిన తర్వాత కొంత ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పి మా దృష్టికి వాళ్ళు కొన్ని సమస్యలు తీసుకొచ్చారు. డెఫినెట్లీ ఆ సమస్యలు అన్ని కూడా మన హై లెవెల్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసి పరిష్కారం చేయడానికి వాళ్ళతోనే ఒక ఒప్పందం కుదిరింది. ఒక 1 వీక్ టైం కూడా మనం తీసుకోవడం జరిగింది. సో వాళ్ళు యథాస్థితి రేపటి నుంచి కూడా వాళ్ళు బస్సు నడుపుతాను అని చెప్పి వాళ్ళు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఎటువంటి సమ్మె కానీ ఏం లేదు. యాజమాన్య దృష్టిలో కూడా ఆ సమస్యలు ఉన్నాం. ఎందుకంటే మన బస్సులో కూడా ఆ సమస్యను మనం ఫేస్ చేస్తున్నాం. అవి కూడా మనం కన్సిడర్ చేసి మనం సైంటిఫిక్ గా మనం వర్కౌట్ చేసి డెఫినెట్లీ ఈ యొక్క సమస్యని పరిష్కారం చేయడానికి యాజమాన్యం కృషి చేస్తుంది. ఈ సమస్యలు మీ దృష్టికి తీసుకొచ్చారు కొంత ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఈ కేఎంపీఎల్ పెరుగుతుంది, కొంత మన మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ పెరిగింది, కొంత టైర్స్ మనము యూసేజ్ ఎక్కువ అయిందని చెప్పి, అదేవిధంగా కొంత ఇన్సూరెన్స్ కూడా మనకు కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పి కూడా వాళ్ళు మా దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. ఆల్రెడీ ఆ సమస్యలు మా దృష్టిలో ఉన్నావు డెఫినెట్లీ, ఎందుకంటే మా బస్ కూడా రన్ కావడం జరుగుతుంది. సో అవి కూడా మనము ఒక హై లెవెల్ కమిటీ చేసి సైంటిఫిక్ గా చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది ఎక్కడో ఒక దగ్గర పెరుగుతుంది, ఒక దగ్గర తగ్గుతుంది. సో అది కూడా మనం ఒక సైంటిఫిక్ గా అన్ని డాటాని మనము కేంద్రీకరించి డెఫినెట్లీ ఆ సమస్య పైన కూడా మనం ఫోకస్ చేసి మనము టెండరింగ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ ఒకసారి తగ్గుతుంది, ఒకసారి ఎక్కువ అవుతుంది అంతే. సార్ సంక్రాంతి పండుగ వస్తుంది, పురుషులకి రద్దీ ఇప్పటికే విపరీతంగా ఉంది. ఎట్లాంటి చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు? కొత్త రూట్లు ఏమైనా రేపు మన వాళ్ళందరితో ఆఫీసర్స్ తో జూమ్ కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేసాము. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ఒక అభిప్రాయం తీసుకుని ఒక 1 or 2 days లో మన ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ ని మనం రిలీజ్ చేస్తాం. లేదు అలాంటిది ఏమో లేదు, మనము అది రెగ్యులర్ గా ఉంటుంది. సో ఒక స్కీమ్ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. డెఫినెట్లీ మనము ఎట్లా చేస్తే బాగుంటుంది, ఏమేమో ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏరియా నుంచి కూడా మనం కూడా కొంచెం సైంటిఫిక్ డాటాని యూజ్ చేస్తున్నాం. గత 2-3 సంవత్సరాలు ఎట్లా మూవ్మెంట్ అయింది, ఏ సెక్టర్ లో ఎక్కువ మూవ్మెంట్ అయింది, ఈసారి ఎక్కడ అట్లా బస్ ని ఎట్లా మొబిలైజ్ చేయడం పైన ఒక సైంటిఫిక్ గా చేసి, ఎందుకంటే 12 నుంచి మనకి ఇది హాలిడేస్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో డెఫినెట్లీ మనకు 10 నుంచే మనకు మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అయిందని చెప్పి మనం ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం. మనం కూడా ఒక సైంటిఫిక్ వేగా మనం ఆలోచించి రేపు మన ఆఫీసర్స్ తోటి జూమ్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టడం జరిగింది. డెఫినెట్లీ మనము త్వరలోనే ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ ని రిలీజ్ చేస్తాం. మేడారంకి కూడా స్పెషల్ బస్సులు ఏమైనా ఉంటాయి సార్? మేడారం ఇంకా 1.5 నెల ఉంది కదా. సో ఫస్ట్ సంక్రాంతి దాటిన తర్వాత నెక్స్ట్ మేడారం. सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन के हमरा रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा प्रजा पालाना सेंटर्स का दौरा करते हुए जायजा लिया और दरख्वास्त दाखिल करने पहुंचे लोगों की रहनुमाई की। उन्होंने कहा कि अवाम फॉर्म्स पूर करने के लिए मजलिस पार्टी के कायदीन और कारकुनान की मदद ले सकते हैं जो इन मराकज़ के पास मौजूद हैं। तो इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स, प्राइमरी यूनिट के अरकान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्के असेंबली याकूतपुरा से मजलिसी एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने आज रैन बाजार डिवीजन के तहत करीमा मस्जिद लैन में NP2 पाइपलाइन और सीसी रोड के जारी कामों का मुआयना किया। वाज़ेह हो के 4.5 लाख रुपए के तखमीना लागत से ये काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर रैन बाजार कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, प्राइमरी यूनिट के अरकान और दीगर मौजूद थे। रैन बाजार डिवीजन करीमा मस्जिद की लेन के अंदर एक NP2 पाइपलाइन और रोड का काम शुरू हुआ है जिसकी लागत 4.5 लाख रुपए है। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कॉरपोरेटर जनाब वासे साहब और हमारे एरिया के सदर साजिद भाई और करीम भाई, गौस कुरैशी साहब, सारे के सारे इस प्रोग्राम में मौजूद है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में सदर मजलिस नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर डेवलपमेंट काम को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। आज रैन बाज़ार के अंदर ये काम शुरू हुआ है जिसका मैं खुद मुआयना किया हूँ। मेरे साथ में तमाम लोग मौजूद हैं, बस्ती वाले भी मौजूद हैं, मस्जिद के मुसल्लियाँ भी मौजूद हैं। इन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हल्के असेंबली बहादुरपुरा से मजलिसी एमएलए मोहम्मद मुबीन ने फलकनुमा डिवीजन के गुंटे शाह बाबा की दरगाह, आड़े पहाड़ की दरगाह, हबीब नगर
महबूब कॉलोनी में जीएचएमसी और वाटर वर्क्स के आला अहदेदारान के हमरा दौरा करते हुए पीने के पानी के मसाइल का जायजा लिया और मसाइल की यकसुई के लिए जल्द इक़दाम की अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर बाज़ मकामात पर पीने के मसाइल के हल भी कर लिया गया, जिससे मुकामी लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं दूसरी जानिब रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने फातिमा नगर में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से पाइपलाइन के कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स, मुकामी कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सदर मोहतरम नकीब मिलत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर जनाब हबीब मिलत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत में हल्का असम्बली बहादुरपुरे के बल्दी डिवीज़न फलकनुमा में आज गुंटाल शाह बाबा की दरगाह और आड़े पहाड़ की दरगाह, हबीब नगर और महबूब कॉलोनी का तफसीली दौरा किया गया। आज के इस दौरे में हमारे जनरल मैनेजर कृष्णा साहब और मैनेजर श्रीनिवास साहब, जीएचएमसी के अहदेदारान और इब्तदाई सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम वर्कर्स और हमारे डिप्टी जनरल मैनेजर हकीम साहब आज के इस दौरे में शामिल थे। यहाँ पर दौरा करने का मकसद एक ही है कि इस आड़े पहाड़ की दरगाह का जो इलाका है बिल्कुल पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर आवाम को पानी की काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर यहाँ पर पानी के लाइना ऊपर तक डाले गए हैं और कुछ गलियों के अंदर और दरगाह के अतराफ़ के इलाके में पानी की लाइन भी डालने का है और उसका एस्टीमेट को सैंक्शन के लिए भेजा गया। इलेक्शन कोर्ट की वजह से वो एस्टीमेट रुक गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन ख़त्म हो गया और प्रजा पालना प्रोग्राम 6 तारीख तक है। उसके बाद हम जाकर एमडी वाटर वर्क से मुलाकात करके जितने गुंटाल शाह बाबा की दरगाह और आड़े पहाड़ की दरगाह के एस्टीमेट्स है उन तमाम एस्टीमेट्स को सैंक्शन करवाएंगे। और यहाँ की आवाम कल रात में सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी टेलीफ़ोन किए थे और मुझको भी टेलीफ़ोन किए, तो मैं उन लोगों से एक ही वादा किया था कि सुबह में हम 12 बजे इस इलाके का ऑफिसर्स के साथ दौरा कर रहे हैं और यहाँ की जो तकलीफ़ है उन तकालीफ को हम दूर करेंगे। आज जो खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने आज जुमेरात को तेलंगाना में 2 खाली एमएलसी सीटों के ज़िमनी इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान किया है जो एमएलए कोटे के तहत आती हैं। वाज़ेह रहे कि बीआरएस एमएलसीज कडियम श्रीहरी और पी कौशिक रेड्डी ने असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के बाद एमएलसी के ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया था, जिस वजह से ये 2 सीटें खाली हो गई थी। एमएलसी इंतखाबात का नोटिफिकेशन रवां माह की 11 तारीख को जारी किया जाएगा। उसी दिन से पर्चा नामजदगी की वसूली शुरू हो जाएगी। पर्चा नामजदगी की आखिरी तारीख 18 जनवरी मुकर्रर की गई है, जबकि 19 तारीख को नामजदगी की जांच और 22 तारीख तक नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। इसी तरह इलेक्शन की पोलिंग 29 जनवरी को होगी। नताइज का ऐलान 1 फरवरी को किया जाएगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की तालिबात ने सड़क पर बैठकर एहतजाज किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लेडीज़ हॉस्टल में चोरों के घुसाने और दरवाजे को लाते मारने पर यहां की तालिबात ने खौफ व तशवीश का इजहार किया। उन्होंने ओयू गेट बंद करते हुए सड़क पर बैठकर हॉस्टल में मुनासिब सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब JNTU यूनिवर्सिटी में पीजी तलबा ने एहतजाजी मुजाहरा किया। पीजी के तलबा ने कुक्कड़पल्ली में वाक़ JNTU की गेट के रूबरू बैठकर एहतजाज किया और इल्ज़ाम लगाया कि JNTU प्रिंसिपल विजय कुमार गैर ज़रूरी चीज़ों पर तवज्जो देते हुए तलबा को परेशान कर रहे हैं। हॉस्टल में खाना भी ख़राब दिया जा रहा है, जबकि मेस बिल के नाम पर तलबा के रिज़ल्ट्स को रोका जा रहा है। उन्होंने JNTU से 144 सेक्शन हटाने और मुनासिब ग़िज़ा फराहम करने का मुतालबा किया।
నా పేరు సుమంత్, ఎస్ఎఫ్ఐ డిస్ట్రిక్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ని. ఈరోజు జేఎన్టీలో పెద్ద ఇష్యూ జరుగుతుంది. ఇంతమంది ఈరోజు రోడ్డు మీద రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఈరోజు ఫోటోస్ చూడొచ్చు. ఇడ్లీలో పురుగులు కానీ, లేకపోతే ఫుడ్లో గ్లాసులు కానీ, లేకపోతే ఇంకో పురుగులు కానీ, దోమలు కానీ, ఇంతమంది చాలామంది హాస్పిటల్లో కూడా జాయిన్ అయ్యారు. సో ఇంత దిగజారిపోతుంది అంటే గవర్నమెంట్ అందరూ ఇక్కడ జేఎన్టీకి వచ్చేది పేద ప్రజలు ఎందుకు వస్తారు? నాణ్యమైన విద్య, నాణ్యమైన తిండి దొరకాలని. కానీ ఇక్కడికి వస్తే నాణ్యమైన తిండి దొరకట్లేదు. ఇంకో ఎక్స్ట్రా థింగ్ ఇక్కడ హైలైట్ ఏంటంటే 20,000 డిపాజిట్ అడుగుతారు. ఎవరు తీసుకుంటే 20,000 అనే అసలు అవసరమే లేదు. కానీ 20,000 రూపాయలు గవర్నమెంట్ ప్రిన్సిపల్ గారు డిపాజిట్ తీసుకున్నారు. ఇంకోటి ఏంటంటే నైట్ పూట ఎవరైనా 3-4 ఒక్కడ కనబడితే విజిల్ వేయడం. అదో 144 సెక్షన్. ఏదో స్టూడెంట్ కాలేజా లేకపోతే ఏదైనా అన్యాయం జరుగుతుందో ఇక్కడ అర్థం కావట్లేదు. ఎందుకంటే ఎవరైనా 4-5 కూర్చున్నా మాట్లాడినా అంత అంటున్నారు. ఏమైనా అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ప్రాబ్లం ఏదైనా తీసుకెళ్తే దానికి 5 మందిని మాత్రమే రమ్మంటారు. ఆ 5 మందిని టార్గెట్ చేసి ఎంత రూడ్గా మాట్లాడుతున్నారు. మిగతా గ్రూప్లోకి వచ్చినప్పుడు చాలా నార్మల్గా మాట్లాడుతున్నారు. ఎవరైతే వెళ్తున్నారో వాళ్ళని పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నారు. పాయింట్అవుట్ చేసిన వాళ్ళని వెకేట్ చేయండి అని అంటున్నారు. ఎక్కువ ఏమైనా మాట్లాడితే కూడా వెకేట్ చేయండి, అకామిడేషన్ ఇవ్వము అని అంటున్నారు. దే ఆర్ టార్గెటింగ్ పీజీ పీపుల్. వీ డోంట్ నీడ్ దిస్ प्रिंसिपल एक्चुअली. निजामाबाद जिला कलेक्टर के अहकामात पर आरमूर म्यूनसिपल ऑफिस में तहरीक अदम एतमाद करारदाद पेश की गई। इस मौके पर स्पेशल ऑफिसर आरडीओ विनोद कुमार ने कार्रवाई चलाई। इस इजलास में आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी ने भी शिरकत की। इजलास में तमाम काउंसलर्स ने हाथ उठाकर पंडित विनीता पवन के खिलाफ वोट दिया, जिस पर मौजूदा सदरनशीन बल्दिया पंडित विनीता पवन अपना ओहदा खो चुकी। इस मौके पर आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम बदउनवानियों के खिलाफ जीत गए हैं। आरमूर बल्दिया पर बीजेपी का झंडा लहराया जाएगा। तेलंगाना में बीआरएस पार्टी का अब कोई वजूद नहीं। इस इजलास में 24 काउंसलर्स हाजिर थे और 12 काउंसलर्स गैर हाजिर रहे। अब देखना होगा कि अगले चेयरमैन का ओहदा कौन संभालता है। अवाम में इसको लेकर भी तजस्सुस बरकरार है। ఎప్పుడు గెలుపవుతుంది. దయచేసి మీడియా మిత్రులందరూ గమనించాల్సింది ప్రజాస్వామ్యం ఎప్పుడు గెలుపెప్పుడు ప్రజలది ప్రజాస్వామ్యం. ఈరోజు ఆర్మూర్లో కూడా ఏదైతే జరిగిందో మున్సిపల్లో 4 సంవత్సరాల ఏదైతే జరిగిన వ్యవహారం ఉందో ఇక్కడ దాని ప్రజా విజయం అనుకోండి. ఆ ప్రజా విజయంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించేసి భారతీయ జనతా పార్టీ. బీజేపీ వాళ్ళే ఉండాలి, ఉంటేనే ఆర్మూర్ బాగుపడుతుంది. ఎమ్మెల్యే ఎట్లయితే అవినీతికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నాడో మున్సిపల్ చైర్మన్ కూడా బీజేపీ అభ్యర్థి అయితేనే ఆర్మూర్ ప్రజలందరూ శాంతిగా ఉంటారు, సుఖ సంతోషాలుగా ఉంటారు, అక్రమాలు ఆగుతాయని కౌన్సిలర్లే కోరుకుంటున్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ చైర్మన్ ఉండాలని. ఆదా మాజీ ఎమ్మెల్యే అసలు ఇండియాలో లేడు. అది ఏమంటారు, ఇంటర్పోల్ ఆర్డర్ జారీ చేసింది. అది ఎక్కడ ఉన్నాడో వారికి తెలియదు. అర్థం గురించి ఎందుకు చైర్పర్సన్ గారిపై ప్రవేశపెట్టిన విశ్వాస తీర్మానం సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కౌన్సిల్ సమావేశంలో 24 మంది సభ్యులు హాజరు కావడం జరిగింది. హాజరైన 24 మంది సభ్యులు కూడా చైర్పర్సన్ గారిపై ప్రవేశపెట్టిన విశ్వాస తీర్మానానికి అనుకూలంగా చేతులకి ఓటు వేయడం జరిగింది. సో ఇట్టి నివేదికను జిల్లా కలెక్టర్ గారికి సమర్పించడం జిల్లా కలెక్టర్ గారు తప్పని తీసుకున్నారు. జిల్లా కలెక్టర్ గారు నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించిన తర్వాత ప్రభుత్వం తదుపరి చర్యలు తీసుకుంది. जिले संगारेड्डी के सदाशिवपेट में रियासती हुकूमत की जानिब से कायम किए गए प्रजा पालाना सेंटर्स का कांग्रेस लीडर टी निर्मला रेड्डी ने दौरा करते हुए जायजा लिया और आवाम से बात करते हुए कांग्रेस की 6 गारंटीज के बारे में तफसीलात बताई। उन्होंने आवाम को दरखास्त दाखिल करते हुए फ़ायदा हासिल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन कारकुनान मोहम्मद शिज्जू, मोहम्मद खलील, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद वहीद, मोहम्मद बुरहान व दीगर मौजूद थे। సదాశివపేట పట్టణంలో 17వ వార్డులో ప్రజాపాలన కార్యక్రమం ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జీలకు, నాయకులకు, అలాగే ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి, అలాగే ఇక్కడ ఇచ్చేసిన లబ్ధిదారులందరికీ పేరు పేరున నమస్కరిస్తూ, మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు, అలాగే రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీ, ప్రియాంక గారి ఆశీస్సులతో రాష్ట్రమంతా కూడా డిసెంబర్ 28వ తారీఖు నుంచి జనవరి 6వ తారీఖు వరకు ఈ కార్యక్రమం రాష్ట్రమంతా కూడా చేయడం జరుగుతుంది. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం రాగానే ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ఈ 48 గంటల్లోనే 2 పథకాలను ప్రజలకు ఇవ్వడం జరిగింది.
ఒకటి బస్సు మహిళలందరూ కూడా రాష్ట్రమంతా కూడా ఫ్రీ, అలాగే 10 లక్షల ఆరోగ్యశ్రీ. మరి ఇప్పుడు కూడా ఇంకా ఒక నెల పూర్తి కాకముందే మరి మిగతా 5 గ్యారెంటీలు కూడా ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ దరఖాస్తులు తీసుకోమని ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎన్ని అప్పులున్నా 9 ఏళ్ళు అప్పుల కూర్పులో కూలిపోయినాం. అప్పులన్నీ అక్కడ పక్కకు పెట్టి ప్రజలకు ఇచ్చిన మాటను ఎంత కష్టమైనా కానీ మేము ఇస్తాం, మేము అందుబాటులో ఉంటాం ప్రజలకని చెప్పడం జరిగింది. దయచేసి అప్లికేషన్లో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా మీ అందరూ కూడా ముందుకొచ్చి తీసుకోవాలని ప్రజలను కోరుకుంటూ, ఈ ప్రక్రియ ఇప్పటికే ఆగిపోదు. మున్సిపల్ ఆఫీస్లో ఒక కౌంటర్ ఉంటుంది, ఆ కౌంటర్లో మీరు దరఖాస్తు పెట్టుకోవచ్చు. మీరు ఊరికి పోయినా ఎక్కడ పోయినా ఇప్పుడే రావాలి, ఈ రోజే దరఖాస్తు ఒకటే రోజని చెప్పట్లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ. మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రక్రియ ఎప్పటికీ ఉంటుంది. మున్సిపల్లో ఒక కౌంటర్ ఉంటుంది, దాన్ని మీరు ఉపయోగించుకోండి, అందరూ కూడా ఈ పథకాలను పొందండి అని చెప్పడం జరిగిన మరి తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన 17వ వార్డు లబ్ధిదారులకు ప్రజలందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. जिला निर्मल के शहर भैंसा से ताल्लुक़ रखने वाले एडवोकेट विशाल कुलकर्णी का बतौर जज इंतखाब होने पर भैंसा में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इस खबर के साथ ही तमाम बुगला ने विशाल कुलकर्णी की गुलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने इस पुरमसरत मौके पर नौमंतखब जज जस्टिस विशाल कुलकर्णी से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। पहले तो रब्बानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप वक्त निकाल के मेरे पास आए। जी सर। और मैं आप तमाम नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी सर। वो मुझे देखने की जहमत कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पिछले जुम्मे के दिन, जी सर, पिछले जुम्मे के दिन शाम में जो है सिलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस हुए। जी सर। और उसमें तेलंगाना में जो है, तेलंगाना स्टेट में, जी सर, 3 लोगों को इंतखाब किया गया। जी सर। उसमें से मैं भी एक हूँ। जी सर। और मेरी कामयाबी जो है वो सब आपकी दुआओं का और आपकी मोहब्बत का नतीजा है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे भैंसे में, हमारे मुधोल में, जी सर, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जी सर। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं। जी सर। बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको गाइडेंस की कमी है। जी सर। अगर वो लोग थोड़ा गाइडेंस हासिल करें, को जो है एक जानिब लेके जाए, एक सिमत में लेके जाए, तो हर कोई जो है कामयाबी हासिल कर सकता है। और मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आदिलाबाद का वीआईपी जोन निजी गाड़ियों की पार्किंग का अड्डा बनता जा रहा है। ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक मुतालिका महकमों के मुलाजिमीन की जानिब से निगरानी ना होने की वजह से बाज़ लोग पॉलिटिकल एजेंट्स की मदद से अपनी गाड़ियां वहां पार्क कर रहे हैं। आदिलाबाद शहर के खल्ब में वाक़े R&B गेस्ट हाउस वीआईपी जोन के नाम से जाना जाता है। ये इलाका गैर समाजी सरगर्मियों का अड्डा बनता जा रहा है। इस गेस्ट हाउस के सामने खाली जगह पर प्राइवेट ट्रैवल्स की बसें, बोरवेल और दीगर गाड़ियों को रोककर पूरे इलाके को पार्किंग जोन में तब्दील कर दिया गया है। नशे के आदी अफराद इन गाड़ियों को सहारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से खवातीन और बच्चे रात के औकात इस इलाके से गुजरने से डर रहे हैं। दूसरी जानिब प्राइवेट गाड़ियों की पार्किंग की वजह से शोहदा का मीनार भी अपना वजूद खोता जा रहा है। मुकामी लोगों का मुतालबा है कि हुकाम और अवामी नुमाइंदे इस जानिब तवज्जो दें और फौरी तौर पर इस इलाके में गाड़ियों को पार्किंग से रोकने के लिए सख्त इक़दामात करें। महकमे पुलिस में आला ओहदेदारान के तबादलों के दौरान आदिलाबाद जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले डी उदय कुमार रेड्डी का तबादला करते हुए उन्हें ट्रांसको SP की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि उनकी जगह मुलुगु ज़िले के SP गौस आलम को आदिलाबाद SP के ओहदे की जिम्मेदारी दी गई है। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक आदिलाबाद A बुजा रेड्डी ने आज अपने हामियों के हमरा कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रियासती वजीर पंचायत राज व देही तरक्यात व ज़िला इंचार्ज वजीर
दनसरी सीतक्का से उन्होंने मुकामी कांग्रेसी कायदीन के हमरा मुलाकात की, जिसके बाद रियासती वजीर ने उन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर कांग्रेस में शामिल कर लिया। उनके हमरा जयेंद्र रुकन जिला परिषद अरुंधति रेड्डी के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। शहर हैदराबाद की सरूर नगर पुलिस ने चोरी के मामले में खातून मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 190 ग्राम के तिलाई जेवरात बरामद कर लिए, जिनकी जुमला मालियत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। मुलजिम की शनाख्त गौतमी के तौर पर की गई है। सरूर नगर पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्टर हुआ है। उसके तहत ललिता ज्वेलरीज में एक कंप्लेंट मिला है ललिता ज्वेलरी से कि उनके शॉप में एक सीसी कैमरा वेरीफाई करते वक्त पता चला कि एक औरत ने गोल्ड चेन को मिसप्लेस करके उनसे चोरी करी है शॉप से। तो इन्वेस्टिगेशन के तहत वो औरत आइडेंटिफाई भी हुई और उनका अरेस्ट भी हुआ है और शी कन्फेस्ड दैट सिर्फ ये केस ने और एक 5 केसेस भी कन्फेस किया है। उसके तहत पूरा 190 ग्राम्स गोल्ड वर्थ 12 लाख बरामद हुई है उनसे और उनको अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी को भेज रहे हैं। और ये शी इज़ नेटिव ऑफ वो नेटिव है जटशरला महबूब नगर की और वो अभी भूपेश गुप्ता नगर मीरपेट में रह रही है। तो चोरी करने का तरीका ये है कि जब शॉप जाके कस्टमर की तरह चेन्स या कुछ जेवर बताने के लिए कहेगी और जब सेल्समैन बिजी होगा तो ओरिजिनल गोल्ड का निकाल के उसमें डुप्लीकेट गोल्ड ऑर्नामेंट लगा के वहाँ से ओरिजिनल गोल्ड के साथ वो फरार होगी और वो जाके पॉन ब्रोकर्स के मॉर्टगेज करके पैसे लेकर कर रही है। ये एमओ है उसका। और सिर्फ सरूर नगर का केस नहीं, 5 और भी केसेस में गोल्ड बरामद हुआ है। वो एक सरूर नगर में और एक केस है और फिर चैतन्यपुरी में भी एक केस है। तो ये 2 राचकोंडा के हैं और बाकी के हैदराबाद सिटी के हैं। जुबली हिल्स पीएस में एक, महंकाली पीएस में एक और साइबराबाद का केपीएचबी कॉलोनी पीएस में भी एक केस रजिस्टर हुआ है उनके नाम। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के तहत तेराकुंटा एक्स रोड पर आज एक भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई। इत्तला के साथ ही पुलिस ने वहां पहुंचकर पंचनामा किया और नाश को दवाखाना मुंतकिल किया। वहीं मुकामी अवाम ने इस हादसे पर अफसोस और बल्दी ओहदेदारान पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये एक अहम सड़क है, लेकिन गुज़िश्ता 3 साल से इसकी मरम्मत नहीं की गई है, जिस वजह से आए दिन यहाँ सड़क हादसात पेश आ रहे हैं और इंसानी जानें चली जा रही हैं। अवाम ने अरबाब मजाज को इस जानिब तवज्जो देते हुए सड़क की फौरी तामीर का मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम। ये जो परेशानी का मसला है ये खाली काउंसलर लड़ ले रही है। वो काउंसलर बोलता है वो उनके खत्मे में, वो काउंसलर बोलता उनके खत्मे में है। आप मैं एक मरतबा जाके बोला तो वो लोग बोल रही आप अपने आंखों से किसी को मरता हुआ देखे क्या? यहाँ रोज 10 मरतबा लड़ाई होती, कितने की यहाँ पे हमारे पास क्लिप बने हुए हैं, लेकिन इतनी सर की रोड बनाने नहीं है। ये जबकि हाईवे रोड है, ये कोई नॉर्मल गली की रोड नहीं होती है। ये अपने लोग लड़ लिए तो कैसा बनाते? हाँ, कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे आदमी। अरे कोई तो भी आके कम से कम एक मरतबा तो भी बोलना क्या हो रहा क्या नहीं। 1000 लोग जैसे गुजर रही, कोई किसी को टाइम ही नहीं है। खाली जरी ला के मच्छी डाल देते, वह खत्म हो। क्या बोलते हो नाला बनाने का है, वो बनाने का है। अरे भाई मेरे, ये 3 काउंसलर मिलकर लड़ रही। एक काउंसलर को जाके बोले अहमद जदी को दोनों बढ़ाई क्या? भाई आप किसी को मरते हुए देखे क्या? वो काउंसलर को जाके बोलते बोले आप किसी के मौता में गए क्या? समझ में आया? तो आप लोग तो इसके वास्ते कुछ तो भी अच्छा देखिए। अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो ऐसे ही मरते रहते, रोज लड़ाई होती है। आप यहाँ देखे देखो, कोई ऐसा दिन नहीं है। यहाँ पे बाजू दुकान वालों के पास मेरे पास कितने की क्लिप है बने हुए, वो लोग क्लिप बना के ला के दिया पर है मेरे को। अगर कौन तो भी देखते ऐसा, हाँ जो भी पिछला मर जा रहा, इतनी सही रोड नहीं बना सक रही। यहाँ से मतलब पूरी रोड खराब हो गया। भाई मेहरबानी करके जिसके नाम पे आता है, जिसकी जगह पे आइए, मेहरबानी करके कुछ तो भी करो भाई मेरे, और लोगों को मरने से बचा लो। अगर वरना अल्लाह ताला के बाद आप लोगों की पकड़ होंगी। ये जो काउंसलर लड़ ले रहे ना, ये सबकी पकड़ होंगी अल्लाह ताला के पास। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ी अफसोस की बात है जो हीराकुंटा चौरस्ते पे फिर आज एक मौत हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि ऐसे ही जान जाते रहना क्या? यहाँ पे दिख रहा नहीं रोड कैसी है क्या है। और ये हर बार ये श्रीशैलम की हाईवे रोड है, जबकि एयरपोर्ट की जाने की रोड है, मगर 3 साल से
यहाँ पे कोई जिम्मेदार आदमी अभी तक कोई आया नहीं, कोई ना एमएलए की जिम्मेदारी आई, ना एमपी है, ना कोई अब तक टीआरएस गवर्नमेंट थी, कोई जिम्मेदारी से काम नहीं करी। कहीं कोई ये मुसलमानों का एरिया है बोल के आप लोग ऐसा कर रहे हैं क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ, इससे पहले तक अब तक क्यों नहीं हुआ? और अभी भी जो है बेचारा नहीं मालूम हमारे कौन है, नामालूम शख्स है, उनका इंतकाल हो गया एक्सीडेंट से, जो कि उनकी कोई गलती नहीं थी, ना गाड़ी वाली गलती थी। ये जो है रोड कंजस्ट होने से वजह से, पब्लिक को रोड छोटी रहने की वजह से ये हादसा हुआ है। बहुत बड़ी अफसोस की बात है। मैं इस बात में जो भी है हुकूमत अपने हमारे एमएलए साहब है, एमपी है, उनसे इसकी जिम्मेदारी मैं उनके ऊपर डालता हूँ, जो 3 साल रहने के 5 साल रहने के बावजूद ये काम नहीं कर सके लोग। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। प्रजापालना में अगर किसी वजह से दरखास्त दाखिल ना कर सके तो आवाम परेशान ना हो। तेलंगाना हुकूमत ने हर 4 महीने में एक मरतबा प्रजापालना प्रोग्राम मुनाकिद करने का किया फैसला। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला कांग्रेस पार्टी में शामिल। कहा, राहुल को पीएम बनते देखना था वाईएस राजशेखर रेड्डी का ख्वाब, इस ख्वाब के पूरा होने में मैं भी रहूंगी शामिल। आंध्र प्रदेश सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने की तेलंगाना के साबिक सीएम केसीआर से मुलाकात। बंजारा हिल्स नंदी नगर में वाक़े घर पर केटीआर ने किया उनका इस्तकबाल। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दिल्ली के दौरे में मसरूफ। एआईसीसी के पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी के इजलास में की शिरकत। मरकजी वुज़रा से भी की मुलाकात। टीएसआरटीसी मैनेजिंग डायरेक्टर की रेंटल बस ओनर्स के साथ बातचीत रही कामयाब। कहा, 1 हफ्ते में रेंटल बस मालिकीन के मसाइल हल करने के लिए किया जाएगा काम, कल से कोई हड़ताल नहीं होगी। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया हल्के असेंबली कारवान का दौरा। प्रजा पालना सेंटर्स का जायजा लेते हुए दरखास्त दाखिल करने पहुंचे अवाम की रहनुमाई। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।